आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम चैप्टर का नाम है हमारा सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो सबसे पहले हम सजीव के बारे में बात कर लेते हैं कि सजीव क्या होते हैं। सजीव हमने अभी तक पढ़ा ही होगा। सजीव क्या होते हैं? जो सांस ले सकते हैं, जो जनन कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, उनमें वृद्धि होती है, ये होते हैं सजीव। और आज हम उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके आवास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आवास होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आवास क्या होता है? जिस स्थान पे जो भी जीव, सजीव या फिर जीव मतलब जो भी होते हैं वो रहते हैं, उसी स्थान को आवास कहते हैं उस सजीव का। तो अब हम अनुकूलन समझ लेते हैं। अनुकूलन क्या होता है? जैसे कि अनुकूलन मतलब अपने आप को ढाल लेना एक तरह से। जैसे कि अभी मान लो मैं हूँ, एक सजीव हूँ, अभी सर्दियाँ है, मान लो हम सर्दियाँ मान लेते हैं, अभी सर्दियाँ है तो मैं अभी कैसे रहूँगी? अभी मैं ठंडी वाले कपड़े पहनूंगी, ऊनी वस्त्र ये सब पहनूंगी। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर गर्मियों से मैं सर्दियों में आई हूँ तो मैं अपने कपड़े, अपना लाइफस्टाइल अपना चेंज करूँगी, ज़्यादा ठंडियों के हिसाब से चलूँगी। मतलब मैं अपने आप को अनुकूलित कर लूँगी अपने आवास के हिसाब से। तो ये हमारा अनुकूलन, हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं उस आवास के हिसाब से जहाँ पे हम रह रहे हैं उस टाइम पे। तो अब हम देखते हैं आवास और भी तरह के होते हैं, जैसे स्थलीय आवास, जलीय आवास। तो इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। स्थलीय आवास, सबसे पहले स्थलीय आवास क्या होता क्या है? स्थलीय आवास, स्थल मतलब जमीन। तो जमीन पे रहने वाले जो जीव होते हैं ना, वो जमीन पे जो रहते हैं वो जीव, उनका आवास कौन सा है? वो जमीन पे रह रहे हैं मतलब स्थल पे रह रहे हैं, तो उनका आवास है स्थलीय आवास। और जो जीव जल में रहते हैं, जल जैसे दलदल, जलाशय ये सब होता है ना, झीलें वगैरह, यहाँ पे जो रहते हैं ना जीव, उनका आवास कैसा? उनका जलीय आवास है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले स्थलीय आवास के जो एग्जाम्पल के मतलब कौन कौन से जीव वहाँ पे रहते हैं। जैसे कि स्थल पे तो बहुत सारे जीव रहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, ये सारे कैसे, किसके एग्जाम्पल है? स्थलीय आवास पे रहते हैं। स्थल है मतलब ये जमीन पे रहते हैं। और अब हम बात करते हैं जलीय आवास की। जल में कौन कौन से जीव रहते हैं? जल में रहते हैं मछली, ऑक्टोपस वगैरह, ये सब कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। तो इनका आवास कैसा है? जलीय। पाए जाने वाले जो सजीव होते हैं ना, जिन पे जान होती है, तो वो क्या होते हैं? वो उस आवास के जैव घटक होते हैं। और अब हम बात करेंगे अजैव घटकों की। अजैव घटक कौन से होते हैं? इसका उल्टा, किसी आवास में पाए जाने वाली निर्जीव वस्तुएं होती है ना, उनको हम अजैव घटक कहते हैं। तो अब हम अजैव घटकों और जैव घटकों के एक एग्जाम्पल के उससे थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं अभी हमारे पास झील है या फिर तालाब है, ठीक है। तो तालाब में हमारे पास क्या क्या होगा? मछलियाँ होंगी, ऑक्टोपस होंगी, ये सारी चीज़ें क्या है? अब उस आवास में, जलीय आवास में हमारे पास अजैव घटक कौन कौन से हैं? जो जीवित मतलब जो सजीव वस्तु, जो सजीव है ना, वही हमारे जैव घटक। जैसे कि मछलियाँ वगैरह, ये सारे मछली, ऑक्टोपस, ये सारे क्या है? हमारे जैव घटक हैं, ठीक है। और जो उसमें हमारे तालाब में मिट्टी, कंकड़, पत्थर की सारी चीज़ें भी होती हैं, तो ये क्या है? ये अजैव घटक हैं। तो अब हम कुछ स्थलीय आवासों के बारे में बात करते हैं। स्थलीय आवास मतलब जमीन, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा मरुस्थल है स्थलीय आवास, ठीक है। तो हम आज मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं वो तो पता ही होगा, सुना होगा। कैक्टस पाया जाता है, सबको ये तो पता ही होगा, कैक्टस मरुस्थल में ही पाया जाता है। यहाँ पे और पौधे भी पाए जाते हैं जैसे नागफनी वगैरह, कैक्टस वगैरह, ये सब मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप ऊंट की तरह लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। मतलब इसमें हमें ये बताया गया है कि जो हमारे सांप और चूहे वगैरह होते हैं ना, उनके लंबे पैर तो होते नहीं है ऊंट की तरह, तो वो गर्मी से बचते कैसे हैं दिनों में? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, हमें पता है मरुस्थल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये कैसे बचते हैं गर्मी से? ये क्या करते हैं ना, बहुत गर्मी होती है तो ये क्या करते हैं? ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं, तो इसलिए इन्हें गर्मी कम लगती है और ये गर्मी से बच जाते हैं। और रात के समय क्या होता है इनके साथ? रात के समय ये होता है कि बिलों से अपने जो इनकी ज़मीन के अंदर जो बिलें होती है ना, उनसे ये बाहर निकल जाते हैं ताकि मतलब ठंडक महसूस हो। क्योंकि रेत हमें पता है बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी भी हो जाती है और गर्म भी हो जाती है बहुत जल्दी, तो इसलिए रात को बाहर आ जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ के पौधों वाष्प उत्सर्जन जल की बहुत कमी। मतलब इसमें इस लाइन में क्या बताया हमें? जो यहाँ के पौधे होते हैं ना, पौधे, इनको वाष्प उत्सर्जन होता है। देखते हैं, यहाँ के पौधे वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल की कम
जल की कम मात्रा का निष्कासन करते हैं। मतलब यहाँ के पौधे हमने देखा है कि मतलब जानते हैं हम कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे जो पौधे होते हैं उनमें या तो पत्तियाँ नहीं होती हैं, अगर होती है तो बहुत छोटी होती है या फिर कांटे के रूप में होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, वाष्प उत्सर्जन करते तो हैं, लेकिन वाष्प उत्सर्जन में जो पानी की मात्रा होती है ना, वो बहुत कम मात्रा को बाहर निकालते हैं अपने शरीर से, क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है भोजन वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ के पौधे होते हैं उनमें पत्तियाँ या तो अनुपस्थित होती है या फिर बहुत छोटी होती है। मैंने आपको बता दिया है, या तो अनुपस्थित होंगी, पत्तियाँ नहीं होंगी, या फिर बहुत छोटी होंगी, या फिर कांटे के रूप में होंगी। ठीक है, तो यहाँ के पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए बहुत गहराई में होती है, गहराई में धसी हुई होती है। मतलब इनको पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो ये क्या करते हैं, पानी जल अवशोषण के लिए ना बहुत इनकी जो होती है जड़ें गहराई तक होती है ताकि इन्हें जल मिल सके वहाँ से। तो ये था हमारा मरुस्थलीय आवास। तो अब हम बात कर लेते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं, मतलब पहाड़ों वगैरह पे जो होते हैं पर्वतीय क्षेत्र, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्षेत्र सामान्यतः बहुत ऊंचाई पर तथा बहुत ठंडे होते हैं। मतलब यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पर्वतों पे होते हैं, ऊंचाई होती है, तो हमें पता है अगर ऊंचे स्थान पे जाएंगे तो वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी होती है। यहाँ तेज़ हवाएं चलती है तथा हिमपात भी होता है। मतलब यहाँ पे जब ठंडी है तो ओबियसली हवाएं वगैरह चलती होंगी और बर्फ़ गिरती होगी। हिमपात मतलब बर्फ़ गिरती है वहाँ पे। यहाँ के वृक्ष शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। मतलब यहाँ के जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ पौधे, वो ऐसे होते हैं, शंकु टाइप के होते हैं, ऐसे होते हैं, ताकि वहाँ पे, और उनकी जो शाखाएं होती है वो तिरछी होती है। ताकि क्यों होती है तिरछी, ताकि वहाँ पे जो बर्फ़ वगैरह गिरे ना, वो आसानी से नीचे खिसक सके, वहाँ पे टिकी ना रहे वो बर्फ़। यहाँ पाए जाने वाले जंतु यहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित हैं। मतलब ये वहाँ की परिस्थितियाँ ना, जो ठंड वगैरह, उनके प्रति अनुकूलित हैं। मतलब उन्होंने अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लिया है कि वो वहाँ पे कैसे रह सकते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। मतलब अब वो अनुकूलित है तो कैसे अपने आप को बचाव तो करेंगे ही, कि हमें ठंड लगेगी तो हमें ठंड लगती है, हम तो कपड़े पहन लेते हैं, स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, वो तो पहनते नहीं होंगे जंतु। तो वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से वहीं पे रहते हैं जहाँ पे मतलब उनका बचाव हो सके। जैसे कि याक होती है, याक वो वहाँ पे रहती है पर्वतीय क्षेत्रों पे, तो वो वहाँ पे कैसे रह पाती है, क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल होते हैं जो कि उसे ठंड से बचाते हैं। और एक पहाड़ी तेंदुआ, हमने मतलब सुना होगा पहाड़ी तेंदुआ के बारे में, तो वो पहाड़ी तेंदुआ होते हैं, उसके फर होते हैं जो कि उसे चलने में मदद करते हैं, वहाँ ठंड में चलने से मदद करते हैं उसकी। ये था हमारा पर्वतीय क्षेत्र। स्थलीय आवास में घास स्थल करते हैं। घास स्थल के बारे में देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ घास स्थल है, यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहते होंगे, ये तो हमें पता ही है घास स्थल में। तो देखते हैं, शेर है जो सबसे पहले हमें पता है शेर कहाँ रहता है, या तो जंगलों में रहता है, फिर घासों वगैरह के मैदानों में रहता है। तो फिर शेर वन में तथा घास स्थल में रहता है। यह एक शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा होगा। हम जानते हैं कि शेर क्या करता है, अपने से छोटे जो जीव जंतु है उनको शिकार करता है उनका, और उनको खा जाता है। ठीक है, तो ये अब शेर का मटमैला रंग स्थल, जो हमारा घास स्थल होता है, वो घास स्थल, आप घास स्थल सोचते होगे तो उसके बारे में कैसा, कुछ ग्रीन ग्रीन सा आता होगा दिमाग में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि घास स्थल हमेशा हरे हरे घासों से ही हो। वहाँ पे कुछ सूखी घासें भी होती है, जो सूखी घासों के मैदान होते हैं वहाँ पे उनको छिपने में मदद करता है। उसका शेर का जो मटमैला रंग होता है ना, मतलब मिट्टी कलर वाला, उसको छिपने में मदद करता है। हिरन भी वन या घास स्थल पर रहता है। इसके मजबूत दांत पौधों के कठोर तने को चबाने में उसकी सहायता करते हैं। मतलब जो हमारा हिरन है वो भी कहाँ रहता है, घास स्थल या फिर वनों में ही रहता है। जैसे कि हमने शेर को देखा था, शेर उसका शिकार करता है क्योंकि वो भी वहीं पे रहता है, तो वो कर सकते हैं। तो हमारे जो होते हैं हिरन, उसके दांत जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि वो उसके जो पौधे होते हैं ना, पौधों को खाता है, हमें पता है, तो उसके पौधे के जो कठोर तने होते हैं उसको चबा सके, उसको खा सके, इसीलिए उसके क्या होते हैं, दांत होते हैं वो मजबूत होते हैं। इसके लंबे कान शिकारी की जानकारी देते हैं। मतलब और इसके दो लंबे लंबे जो दोनों साइड कान होते हैं वो क्या करते हैं, शिकारी की इसकी पहले से ही जानकारी आ जाती है। मतलब उसको पता लग जाता है कि शिकारी मतलब आसपास है, उसको फील होने लगता है। जैसे कि हम कुत्ते वगैरह होते हैं, उनके भी कान होते हैं बहुत तेज होते हैं, जल्दी सुन लेते हैं वो, तो वैसे ही है। इसके सिर के दोनों ओर आँखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कराते हैं। और इसकी जो आंखें होते हैं, मतलब इसकी जो आंखें, ये अपनी आंखों से बहुत दूर तक देख सकते हैं।
तो देख सकते हो, तो अपने खतरे को आसानी से महसूस कर सकते कि वो कहीं से आ रहा है या फिर कुछ भी है, खतरा आ रहा है। तो यही था हमारा घास स्थल। तो चलो अब हम पढ़ते हैं कुछ जलीय आवासों के बारे में। जलीय आवास मतलब पानी वाले आवास, जैसे कि समुद्र, झीलें, तालाब, ये सब क्या होता है, हमारे स्थलीय आवास होते हैं। सबसे पहले हम समुद्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। समुद्र के बारे में, समुद्री जंतुओं में जल में सांस लेने के लिए गिल यानी क्लोम पाए जाते हैं। मतलब हमने अभी तक तो पढ़ा ही होगा कि उसमें जैसे मछली वगैरह होते हैं उनमें क्लोम होता है, गिल होता है, ये सब सांस लेने के लिए होता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, सभी में नहीं होता है ये, कुछ कुछ में नहीं होता है। जैसे कि कुछ मेन चीज़ है उसमें नहीं होता है, बाकी तो होता है सब में ज़्यादातर। कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखी होता है पर कुछ का नहीं होता है। ये भी हमने पढ़ा है कि जो हमारी मछली होती है उसका शरीर धारा रेखी होता है, जो कि उसको तैरने में, चलने में मदद करता है। और मछली का शरीर धारा रेखी होता है जो कि इसे चलने, उसमें पानी में तैरने के लिए मदद करता है। मतलब हमने अभी देखा कि उसका शरीर धारा रेखी होता है, कुछ का नहीं। तो मछली का होता है धारा रेखी, और वो क्या करता है, धारा रेखी होता है, हेल्प क्या करता है, उसको पानी में तैरने के लिए मदद करता है। और ऑक्टोपस का शरीर धारा रेखी नहीं होता, वह समुद्र की गहराई में तलहटी में रहता है। मतलब वो जो हमारा ऑक्टोपस है, ये ऑक्टोपस है, इसका शरीर धारा रेखी नहीं होता है। अब नहीं होता तो ये जल्दी तो पानी में वैसे तैर नहीं पाएंगे फटाफट, जैसे मछली के हिसाब से नहीं तैर पाएंगे। और ये रहते कहाँ हैं, ये रहते हैं हमारे समुद्र की गहराई में, उनकी तली पे रहते हैं, समुद्र की मतलब नीचे रहते हैं ये। लेकिन अगर इन्हें मतलब ऊपर पानी में होता है, तैरना होता है, तो क्या करते हैं, ये अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं धारा रेखीय में। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जीवों में गिल यानी क्लोम नहीं पाए जाते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वाक छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। तो मैंने कहा था कुछ में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते ना गिल। तो हमारी डॉल्फिन और व्हेल है ना, इनमें गिल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये सांस तो लेंगे ही। अब जो भी सजीव है वो सांस तो लेगा ही। तो वो कैसे लेते हैं, ये इनके मतलब सिर पर ना एक नासाद्वार होता है, उनके द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है। तो वे समय समय पर सतह पर आकर सांस छिद्रों द्वारा जल बाहर निकालते हैं। मतलब ये सांस लेते हैं पानी में नासाद्वार द्वारा। तो अब समुद्र के अंदर जब सांस लेते हैं तो कुछ पानी भी उनके अंदर चला जाता होगा। तो ये क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर आते हैं पानी के सतह पर। तो क्या करते हैं, अपने ना सांस, जो उसके सांस लेने वाले उनके छिद्र होते हैं ना नासाद्वार, उनसे वो पानी बाहर निकाल देते हैं। तो यही था आज का हमारा इस समुद्र के बारे में, जब हमने जलीय आवास पढ़ा समुद्र का। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे जलीय आवास की। दूसरा जलीय आवास हमारा तालाब और झील। अब हम इनके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं वो कैसे रहते हैं, और पौधे रहते हैं वो कैसे होते हैं वहाँ पे। तो कुछ जलीय पौधे जल सतह पर पलवन करते हैं, और कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी मिट्टी में स्थिर हो रहते हैं। मतलब यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि कुछ पौधे होते हैं जो जल की सतह पर पलवन करते हैं। मतलब कुछ पौधे होते हैं जो ऊपर ही उगे होते हैं, वो जमीन पे नहीं होते, पर मिट्टी तो होती है हमारी, उस मिट्टी तक नहीं पहुँचती उनकी जड़ें, वो ऊपर समुद्र के ऊपर वैसे ही उगे होते हैं। उनकी जड़ें वैसे पानी में ही इधर उधर फैली हुई होती हैं, पर मिट्टी तक नहीं पहुँचती। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो जलाशय की तलहटी पे जो मिट्टी होती है ना, मतलब नीचे तल होता है उसका, उसकी मिट्टी होती है ना, वहाँ पे उसको स्थिर रहता है, मतलब वहाँ पे उगे हुए होते हैं। जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है। अब हमने देखा कि हम पौधे लंबी क्यों होती है, गहरी क्यों होती है, क्योंकि उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। पानी की वजह से मतलब वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है कि उन्हें पानी अवशोषण करना होता है। लेकिन ये तो क्या, ये हमारा जलीय आवास है, यहाँ पे पानी होता ही है। तो इसीलिए क्या होती है, यहाँ पे जो जड़ें होती है पौधों की वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है, वो सिर्फ उसको टिकाए रखने के लिए होती है, उतनी थोड़ी सी गहरी होती है बस, ज़्यादा गहरी नहीं होती, वो ऊपर ही ऊपर होती है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है तथा तना जल की सतह तक वृद्धि करता है। मतलब इनका जो यहाँ पे पौधे होते हैं ना, उनका तना जो होता है वो सिर्फ जल की सतह तक होता है, उसके ऊपर उसके तने के बाद फिर वो फूल वगैरह आ जाते हैं, पत्ता वगैरह, तना और ऊपर नहीं उठता है, बस सतह तक होता है। और जो इसका जो वृद्धि होता है यहाँ पे होता है हाँ, इसका तना जो होगा, हमारा तना, ये क्या होगा, मजबूत नहीं होगा इतना, मतलब हल्का होगा, लंबा होता है, क्योंकि समुद्र जितना ऊपर रहेगा झील वगैरह, तो वो उतना ही लंबा होगा, खोखला होगा लेकिन, ठीक है। तो कुछ पौधे जल में पूरी तरह डूबे रहते हैं, मतलब हमने देखा ही होगा, वैसे टीवी वगैरह में देखा होगा, फिर कई लोग जो समुद्र में जाते हैं उन्हें पता होगा कि कुछ पौधे होते हैं जो अंदर ही रहते हैं, डूबे होते हैं पूरी तरह से, उसमें जल में डूबे हुए होते हैं। लेकिन कुछ पौधे होते हैं वो ऊपर तक पहुँचे हुए होते हैं।
जो इनकी पत्ती होती है संकरित एवं पतली रिबन की तरह होती है तथा सरलता से मुड़ सकती है। जो इसमें पत्तियां होती है ना, समुद्र में या फिर झील तालाब वगैरह में जो पत्तियां होती है उनकी पौधों की, वो क्या होती है, संकरी एवं पतली होती है तथा रिबन की तरह होती है। रिबन मतलब हमने जो रिबन होता है सिंपल पतला सा होता है और वो लचीला होता है, बहुत ज़्यादा मुड़ सकता है, तो वैसी होती है यहाँ के पौधों की पत्तियाँ। मेढक आमतौर पर तालाब के जल एवं स्थल दोनों जगह रह सकता है। मतलब हम जानते हैं कि मेढक तालाब में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, स्थल पे मतलब। तो इसके पैर होते हैं लंबे मजबूत होते हैं ताकि शिकार आसानी से पकड़ सके, और इसके जो नीचे वाले 2 पैर होते हैं ना पीछे वाले, वो थोड़े ज़्यादा मतलब मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं, ताकि वो क्या करें, छलांग लगा सके एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये था हमारा जलीय आवास का तालाब और झीलों का कॉन्सेप्ट। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में अब हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चंस क्या है, इसका आंसर भी हम निकालेंगे, कैसे मिलेगा हमें इसका आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? हम सभी सजीव हैं, भोजन की आवश्यकता हमें होती है नहीं है? आप पहले बताइए, गैस कीजिए, होती है या नहीं? हम सजीव हैं, हम क्या खाना खाते हैं? हाँ खाते हैं। हमें भोजन की आवश्यकता है? हाँ है। तो वैसे ही जैसे पादप और जंतु हैं, उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है हाँ, हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, मतलब सभी सजीवों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं पादप को भोजन की आवश्यकता होती है, और वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे ना पत्तियों में अपना भोजन तैयार करते हैं। कैसे? वो सनलाइट, सूरज की रोशनी होती है, और क्या कहते हैं, वायुमंडल है ना, उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और हमारे जो जड़ें होती है पौधों की, वो जड़ों से पानी और खनिज लवण लेंगे। तो इससे वो क्या करते हैं, अपनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं, मतलब भोजन तैयार करते हैं। तो इनको भोजन कहाँ से मिलता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब बात करते हैं जंतु और मानव, यानी हम इंसान और जानवरों की बात कर लेते हैं। तो जानवरों को हमें कैसे मिलता है खाना? हम खुद तो खाना वैसे बनाते नहीं, मतलब बनाते हैं, घर में बनाते हैं ना, वो मिलता कहाँ से हमें? या तो पादपों द्वारा, मतलब पेड़ पौधों द्वारा मिलता है, जैसे सब्जियां फल वगैरह ये सब हमें पेड़ पौधों द्वारा मिलते हैं, और या फिर हम दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं शेर की। शेर क्या एक जंतु है, ठीक है, तो वो अपना खाना कहाँ से मिलता है? वो तो नॉनवेज है, मतलब नॉन वेजिटेरियन है, तो वो खाना कहाँ से लेता है? वो दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहता है, वो हिरन वगैरह को मार के खा जाता है। और अगर हम बात करें अपनी, हम अगर दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं तो हम क्या खाते हैं? फिश वगैरह हम खाते हैं। तो ऐसे हम भी दूसरे जंतुओं को खाते हैं और उन पर निर्भर रहते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं परिलक्षित का मतलब क्या है। परिलक्षित मतलब उसके लक्षण होते हैं, उसके लक्षण हमें दिखते हैं सभी जीवों में वृद्धि के। हाँ हमें दिखते हैं। कैसे? अब हम अपनी बात कर लेते हैं, हम एक जीव है, सजीव है, ठीक है, तो हमें वृद्धि होती है? हाँ होती है। वो कैसे दिखती है हमें? परिलक्षित कैसे होती है? हमारे आकार में वृद्धि होती है, हमारे बाकी मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे, और हम बात कर लेते हैं जानवरों वगैरह की, जैसे कि हम बात करते हैं मुर्गी की, ठीक है, वो क्या होता है, वो बच्चे को तो जन्म देती नहीं है, तो वो अंडे देती है, ठीक है, मुर्गी। तो क्या होता है, अंडे से वो बच्चे निकलते हैं, मतलब उसमें वृद्धि हुई, कुछ हुआ उसमें चेंज, तभी तो उसमें से बच्चा निकला। तो फिर वो क्या हुआ, उसमें वृद्धि है वो परिलक्षित हुई, मतलब हमें दिखी कि उसमें हुआ क्या। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या सभी सजीव श्वसन कर सकते हैं? हाँ सभी सजीव श्वसन कर सकते हैं, इसका आंसर है हाँ। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उद्दीपन होता क्या है। उद्दीपन क्या होता है, जो पर्यावरण के अनुकूल जो हम अनुक्रिया करते हैं, उसके हिसाब से जो हम अनुक्रिया करते हैं, जो हम नहीं भी करना चाहते हैं फिर भी वो हमसे हो जाती है, वही होता है हमारा उद्दीपन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में, अगर हमारे सामने मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाए अचानक से ही, तो क्या करते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि वो बंद हो हमारी आंखें, बट फिर भी वो क्या होती है, बंद हो जाती है। या फिर जैसे कि हमें कांटा वगैरह चुभ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कांटे को निकालने लगते हैं, हमें दर्द होने लगता है। तो और वैसे पौधों का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि छुई मुई के पौधे कैसे होते हैं, अगर हम उनको छूते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो मुरझा जाती हैं उनकी पत्तियाँ। वो क्या है, वो पर्यावरण के अनुकूल उनकी अनुक्रिया है। और सूरजमुखी के पौधे, इनको आपने देखा होगा, ये क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में सूरज जाता है ना, वो उसी दिशा में वो मुड़ते जाते हैं, गोल गोल घूमते जाते हैं। तो ये उद्दीपन और उसके प्रति अनुक्रिया हम सभी करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा
सजीवों में उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्सर्जन होता क्या है। जो भी हम उत्सर्जन होता है मतलब कि हम क्या करते हैं, जो हमारे अंदर जो जैव प्रक्रम वगैरह होते हैं उससे कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचता है, उसको उसके ही निष्कासन को क्या कहते हैं हम, उत्सर्जन। जो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। अब हम बात करते हैं पौधों की। पौधों में उत्सर्जन होता है, हाँ होता है, लेकिन सभी पौधों में अलग अलग तरीके से होता है। कुछ पौधों में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो क्या करता है, अपने पौधे ना अपने पौधे के कुछ पार्ट्स में जैसे कि पत्तियों वगैरह में उसको संग्रहित करता है, जिससे कि पौधे को कोई हानि ना हो। फिर वो बाद में क्या करते हैं, अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा मौसम में, एक मौसम आता है पतझड़ का, उसमें क्या करते हैं, सारे पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल आता है उन्हीं के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रजनन होता क्या है। प्रजनन में क्या करते हैं, जो जंतु होते हैं ना वो अपने समान, उसी के समान एक और दूसरे जीव को उत्पन्न करते हैं, तो वही क्रिया होती है हमारी प्रजनन। तो करते हैं, हाँ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि जंतुओं की। जंतुओं में हम क्या करते हैं, जैसे कि गाय ले लेते हैं, गाय को ले लेते हैं एग्जाम्पल। वो प्रजनन करते हैं, हाँ, क्योंकि गाय को हमने देखा होगा वो बछड़ा आता है गाय का, तो वो उसका छोटा शिशु होता है, लेकिन उसी की तरह होता है, वो क्या करता है प्रजनन करके ही उसको लेके आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें मुर्गी की या फिर किसी पक्षी की, वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं, वो भी प्रजनन करते हैं, मतलब अंडे देते हैं तब उसमें से तो बच्चे निकलते हैं ना, उसके शिशु छोटे, वो भी उसी की तरह होते हैं सेम, तो वो भी प्रजनन करते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, सभी सजीव प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या सभी सजीव गति करते हैं। अब पहले इसको सोचो, गति करते हैं सभी सजीव। अब सबसे पहले दिमाग में आएगा नहीं, पौधे हैं ये भी सजीव हैं, हम इनको सजीव में लेते हैं, ये गति करते हैं, नहीं करते। लेकिन पौधे तो गति नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने जो अंदर पौधे होते हैं वो खनिज पदार्थ, पोषक तत्व वगैरह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। और क्या करता है, जैसे कि हम बात करते हैं सूरजमुखी की, वो क्या करता है, वो रहते तो ज़मीन पे ही है लेकिन अपनी डायरेक्शन तो चेंज करता है, मतलब ये भी गति करते हैं। और जंतु और मानव ये भी गति करते, तो जंतु और मानव भी गति करते हैं, तो इसका मतलब हाँ, सभी सजीव गति करते हैं। तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आपको, मेरे हिसाब से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।